हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैंसल इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो गेटिंग अहेड का जो न्यू और अपडेटेड बुक है उसके जो पॉलिटिकल साइंस है उसका जो चैप्टर फर्स्ट डेमोक्रेसी, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज की जो सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो फर्स्ट आपका जो आता है फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है इन टोटलिटेरियन गवर्नमेंट द डैश और द डैश एक्सरसाइज एब्सोल्यूट कंट्रोल। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा फिलअप में इन टोटलियन गवर्नमेंट द स्टेट और द मोनार्क एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर। जो स्टेट या फिर मोनार्क होते हैं उनके पास जो है एब्सोल्यूट पावर होता है। देन सेकंड आता है अ डैश इज द सेट ऑफ रूल्स लॉज एंड रूल्स बेस्ड ऑन विच अ पॉलिटिकल यूनिट्स इज एडमिनिस्ट्रेटेड। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स बेस्ड ऑन विच अ पॉलिटिकल यूनिट इज एडमिनिस्ट्रेटेड। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके फिलअप का आंसर हो जाएगा। देन थर्ड आता है आपका अ डेमोक्रेसी वेयर अ मोनार्क इज हेड ऑफ स्टेट बट एन इलेक्टेड पार्लियामेंट हैज ऑल द पावर इज नॉन एज अ डैश डैश। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो डेमोक्रेसी में जहां पर मोनार्क हेड होता है बट वहां पर इलेक्टेड जो पार्लियामेंट है उनके पास पावर होता है, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का एथेनियन डेमोक्रेसी रीचेज द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर। किसके अंडरशिप में जो है एथेनियन जो डेमोक्रेसी है बहुत ऊंचाई तक गया था, तो वो थे आपके जो आंसर में एथेनियन डेमोक्रेसी रीच द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी अंडर पेरिकल्स। तो ये आपके जो फिलअप के आंसर फोर्थ के। देन फिफ्थ आता है डैश एंड डैश आर द टू पिलर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के तो टू पिलर्स है, एक जो है जस्टिस है और सेकंड है आपका इक्वालिटीज। तो ये जो दो पिलर्स है आपके डेमोक्रेसी के। नेक्स्ट आता है आपका ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। अगर फॉल्स है तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट लिखने हैं। सो फर्स्ट आता है टोटलियन गवर्नमेंट डू नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। टोटलियन गवर्नमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट इन मेनी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड इवन टुडे। अभी भी टोटलियन गवर्नमेंट कई जगह है। देन सेकंड आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो ये क्या हो जाएगा आपका भी फॉल्स हो जाएगा। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज आल्सो नोन एज अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। देन थर्ड आता है विजी इन ईस्टर्न इंडिया वाज अ पावरफुल रिपब्लिक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ का बाय साइनिंग द मैग्ना कार्टा इन 1215 सी द किंग ऑफ इंग्लैंड रिनाउंसेस ऑल राइट्स टू रूल टू द पार्लियामेंट। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। By signing the Magna Carta in 1215 C, the King of England renounces certain rights and let his power be restricted by the laws। मतलब कुछ ही राइट्स वो दिए थे, मैग्ना कार्टा हुआ था 1215 C में, तो कुछ ही राइट दिए, पूरा का पूरा नहीं दिया था, उसका कुछ जो पावर है उसको लॉ के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्ट किया गया था। देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का द लेजिस्लेचर इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द मेकिंग ऑफ लॉ। तो आंसर आपका हो जाएगा ट्रू हो जाएगा ये। देन नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखें, यू कुड डू वन ऑफ दिस थिंग्स इन अ टोटलियन गवर्नमेंट। अब इनमें से आप क्या चीजें हैं वो टोटलियन गवर्नमेंट्स में कर सकते हैं, ई बी सी डी पॉइंट से डिफरेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा सी, अटेंड अ रैली बिगन हेल्ड बाय अ गवर्नमेंट। मींस जो गवर्नमेंट के द्वारा जो रैली जो किया गया है वहीं पर आप शामिल हो सकते हैं। आप जो खुद के द्वारा जो डिफरेंट जो कमिटी या फिर कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट के द्वारा जो रैली है उसी में आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अदरवाइज कुछ भी चीजें क्रिटिसाइज गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कर सकते, कंप्लेन नहीं कर सकते या फिर न्यू गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। देन सेकंड आता है आपका वन ऑफ दिस इज नॉट द गवर्नमेंट्स फंक्शन इन अ डेमोक्रेसी। इनमें से गवर्नमेंट के फंक्शंस डेमोक्रेसी पे क्या नहीं है, तो टू मेक इम्प्लीमेंट लॉज, टू इन्फोर्स पब्लिक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, टू टेल पीपल व्हाट टू वेयर या फिर टू नॉट सेटल डिस्प्यूट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा सी। हम किसी को नहीं बोल सकते कि आपको क्या पहनना है ना, टू टेल पीपल व्हाट टू वेयर। देन नेक्स्ट आता है आपका इन अ रिपब्लिक देयर आर नो इलेक्शंस। रिपब्लिक में क्या है, कोई इलेक्शन नहीं होता है। द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, या फिर द हेड ऑफ गवर्नमेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, या फिर द प्रेसिडेंट पोस्ट हेडरी। सो इन अ रिपब्लिक में क्या होता है, वो भी हो जाएगा हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होता है, या वो प्रेसिडेंट हो या फिर
प्राइम मिनिस्टर हो। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, वन ऑफ दिस पीपल कैन अपील टू द कोर्ट फॉर अ राइट ऑफ habeas corpus. So A जो पर्सन है detained food in a prison for a day whereas he was detained for theft. Person B was arrested for shattering bus windows in a protest against a government laws. या फिर person C was arrested for returning home late at night from work. या फिर person D was not given the kind of food they want in prison. तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, पर्सन सी, अरेस्ट फॉर रिटर्निंग होम लेट एट नाइट फ्रॉम वर्क्स। सो ये आपके फोर्थ की हुई। देन नेक्स्ट आता है आपका फिफ्थ, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमंस एंड ऑफ द सिटीजन ऑफ 1789 वाज ड्राफ्ट अप इन, इंग्लैंड में आया था, फ्रांस में आया था, या फिर द यूएस हुआ था, या फिर आपका डी, तो वो हुआ था आपका बी, फ्रांस में हुआ था, जिसे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये जो है द राइट्स ऑफ ह्यूमंस एंड ऑफ द सिटीजन फ्रांस में आया था। देन नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर का, अ बॉडी ऑफ इलेक्टेड पीपल विच रूल्स द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इज, बिहाफ ऑफ द पीपल में वो गवर्नमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, पार्लियामेंट होता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज होती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, गवर्नमेंट होगा, जहां पर जो ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल जो है इलेक्टेड जो है पीपल जो होते हैं वो गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका 7 नंबर का कि वन ऑफ दिस इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी, इनमें से डेमोक्रेसी फीचर क्या नहीं है, तो रेगुलर इलेक्शंस, कंप्लीट इंडिविजुअल फ्रीडम विथ नो कोर्ट ऑफ लॉ कैन चैलेंज रूल ऑफ लॉ, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्शन। तो फंक्शंस नहीं है तो वहां पर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, कंप्लीट फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता है ना, वो रूल ऑफ कोर्ट का जो है लॉज है वो भी चलता है, कानून का रहता है। देन नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस 8 नंबर का, इन अ डेमोक्रेसी द बॉडी दैट इंप्लीमेंट्स द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट इज द, कौन सा है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, या फिर आपका पार्लियामेंट है, तो वो है आपका बी, एग्जीक्यूटिव। देन नेक्स्ट आता है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, ब्रीफ वाले क्वेश्चंस उसके आंसर आपको देने हैं। फर्स्ट आता है व्हाट इज द गवर्नमेंट, व्हाट आर इट्स फंक्शन, गवर्नमेंट क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या है। सो अ गवर्नमेंट इज द बॉडी दैट गवर्न और एडमिनिस्ट्रेट अ पॉलिटिकल यूनिट लाइक अ कंट्री और अ स्टेट, मतलब गवर्नमेंट एक ऐसा जो बॉडी होता है जो कोई भी जो कंट्री या स्टेट में गवर्न करता है, एडमिनिस्ट्रेशन करता है। द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉ, सेटल डिस्प्यूट, मेंटेन सिक्योरिटी एंड इन्फोर्स पब्लिक ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, मतलब गवर्नमेंट्स क्या है, उनके पास पावर होता है कि वो जो है लॉ बना सकता है, डिस्प्यूट लड़ाई झगड़े उसको सेटल करता है, सिक्योरिटी बनाता है, पब्लिक ऑर्डर और डिसिप्लिन को बनाए रखता है। देन इट आल्सो प्रोवाइड एंड मेंटेन पब्लिक फैसिलिटी लाइक रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ वो क्या है, डिफरेंट पब्लिक फैसिलिटीज है जिसमें रोड बनाना, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है, इलेक्ट्रिसिटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये भी गवर्नमेंट का फंक्शंस होता है। देन नेक्स्ट सेकंड आता है आपका व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ टोटलियन गवर्नमेंट, टोटलियन गवर्नमेंट है उसका क्या फॉर्म्स है। सो द टोटलियन गवर्नमेंट आर those in which the state or the monarch exercise absolute control and regulates all aspect of citizens lives। में टोटलियन जो गवर्नमेंट है हम उसे कहते हैं जहां पर मोनार्क है, कोई राजा होता है जिनके पास, या फिर कोई पर्सन जिनके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, पूरा का पूरा जो पावर होता है, और व्यक्ति जो सिटीजन है वहां के वो क्या करेंगे, वो उनका भी कंट्रोल वो अपने पास रखता है। टोटलियन गवर्नमेंट्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स such as monarchies, oligarchies, theocracies and a dictatorship। तो टोटलियन गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं ना। सो ये मोनार्कीज भी हो सकता है, आपका ओलिगार्ची भी हो सकता है, आपके थियोक्रेसीज भी हो सकते हैं, साथ ही साथ डिक्टेटरशिप भी एक टोटलियन गवर्नमेंट का ही फॉर्म है। तो ये सेकंड का आंसर। देन थर्ड आता है आपका इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947। Do you agree with this statement? Give reason for your answer। अब फर्स्ट जो डेमोक्रेसी है 1947 जब आजाद हुआ तभी मिला, तो ऐसा नहीं है ना। No, I do not agree with this statement। This is because some of the earliest instances of democracies exist even in Asian India centuries before Indian attaining independence in 1947। यहाँ पर आंसर हम शुरुआत करेंगे नहीं, मैं इससे एग्री नहीं हूं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत पहले ही जो हमें जो क्या एशियन जो इंडिया है वहां पर 1947 से कई सेंचुरीज पहले हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल हम जो देखें
तो बिटवीन 1600 से लेकर एंड 1500 बीसी स्टेट लाइक व्रिजीज बिकम पावरफुल रिपब्लिक। मतलब व्रिजीज था एक पावरफुल रिपब्लिक सिस्टम था। द किंग वाज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही वाज एडवाइज्ड बाय सभा एंड द समिति। मतलब वहां के जो पीपल्स है वो अपने किंग है, मुखिया है, रूलर है, उनको इलेक्ट करते थे और एक सभा और समिति होती थी जो राजा को एडवाइस देता था। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम था। देन नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, डेमोक्रेसी बिफोर पेरिकल्स इन एशियन ग्रीस वाज नॉट डेमोक्रेसी एट ऑल। डू यू एग्री? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब यहां पर पेरिकल्स के बारे में उससे पहले की बात किया गया है, तो चलिए आंसर हम देखें। डेमोक्रेसी डेवलप इन एशियन ग्रीस फ्रॉम अराउंड 500 बीसी। मतलब डेमोक्रेसी जो डेवलप हुआ था कहां पर? ग्रीस में, जो 500 बीसी के आसपास। देन सोलन एंड क्लेस्टियंस टुक important step to abolish monarchy and made it possible for certain section of society to vote on issues and bills। मतलब सैलोन और क्लेस्टियन थे वो जो है कहीं ना कहीं मोनार्की को हटाकर एक ऐसा जो सेक्शन का सोसाइटी बनाने का क्या किया था, स्टार्ट किया था, जहां पर वोटिंग होता था और डिफरेंट जो इश्यूज है उससे रिलेटेड, बिल से रिलेटेड वोटिंग करवाया जाता था। वुमेन एंड स्लेव हाउएवर वे आर नॉट अलाउड टू वोट। उस समय महिलाएं और जो स्लेव, जो दास होते थे, उनको जो है सेवक होते थे, उनको वोटिंग अलाउ नहीं था। सो व्हाइल इट वाज अ सिस्टम ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इट वाज लिमिटेड एज इट वाज नॉट कंप्लीटली इंक्लूसिव। मतलब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी था जहां पर डायरेक्टली वो लोगों से वोट पार्टिसिपेट करवाया जाता था, बट वो हम उनको कंप्लीटली डेमोक्रेसी नहीं कर सकते। इट वाज अंडर पेरिकल्स दैट एथेनियन डेमोक्रेसी रीचेस द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। और सबसे पहले कहा जाता है तो पेरिकल्स के समय ही जो एथेनियन जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं सबसे ऊंचाई पर गया और डेमोक्रेसी की जो शुरुआत है वहीं से हुई थी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें आपका 5th नंबर का, डू यू थिंक डायरेक्ट डेमोक्रेसी वुड वर्क बेटर इन इंडिया? वैलिडेट योर आंसर। मिस अगर हम कहें डायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर इंडिया में है तो वो ज्यादा बेहतर होगा, तो इससे रिलेटेड आंसर हमें देने हैं। आंसर देखें, इन अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर पावर लाइज in assemblies of people who choose to participate in the governance of the country. These people are responsible for framing the laws for themselves। in direct democracy में क्या होता है कि भाई आज जो पावर है वो जो पीपल्स के द्वारा जो चुने हुए जो लोग हैं उनके हाथों में होता है और उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो है लॉज है वो बना सकते हैं। Such a system is not practical in a countries that are large in size or have a large population। मतलब कुछ डायरेक्टली जो लोग हैं कोई भी जो इश्यूज है उस पर वो है वो अपने लिए खुद जो है लॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। तो जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर ये चीज मुमकिन नहीं है। सो इंडिया इज सच अ कंट्री, सो हियर द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वुड वर्क बेटर वेयर द पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू गवर्न ऑन देयर बिहाफ। मतलब इंडिया बहुत बड़ा पॉपुलेशन है तो सभी जो पीपल्स है वहां पर गैदर नहीं हो सकते हैं, अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो इससे अच्छा इंडिया में जो इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है जहां पर पीपल्स अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर देते हैं और वो जो है लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन वो फॉर्मेशन करते हैं, तो इंडिया में ज्यादातर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ज्यादा बेटर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 6 नंबर का, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिकनिज्म as developed by the Americans in the 1760s। आंसर देखें, the Americans developed the concept of republicanism through the 1760s and the 1790s। Republicanism is a political system that believes in the liberty, equalities and the rule of laws। मतलब जो अमेरिकन के द्वारा 1760s 1790s के बीच में रिपब्लिकन जो सिस्टम्स है वो इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें वो लिबर्टी, इक्वलिटी और जो रूल ऑफ लॉ है उन पर विश्वास करते थे। तो ये जो है आपके जो 6 के आंसर हुए और यहाँ से आपके ब्रीफ समाप्त होते हैं और नेक्स्ट जो आपका डिटेल वाले क्वेश्चंस आते हैं। डिटेल के क्वेश्चन आपको लॉन्ग लगेंगे, जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बताए, अगर कुछ स्किप करना चाहे आपके टीचर से अलाउ करते हैं तो आप कर सकते हैं। फर्स्ट आता है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। आंसर आता है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉज एंड रूल्स based on which a political unit is administrated। in almost all democracy there is a constitution। मतलब constitution एक क्या होता है,
सेट ऑफ रूल्स लॉज के जो होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी जो कंट्री है वो क्या पता है एडमिनिस्ट्रेटेड होता है, गवर्न करते हैं। इन ऑलमोस्ट ऑल जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटेड बेसिक पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइट्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट्स ऑफ लॉज। मतलब डेमोक्रेसी क्या है, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिक जो राइट्स प्रोवाइड करता है, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, इंडिपेंडेंट कोर्ट्स होता है। विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू गाइड द गवर्नमेंट, द पीपल हु आर इलेक्टेड टू पावर कैन डू थिंग्स एट विल विदाउट बीइंग अकाउंटेबल टू द पीपल। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो अगर पीपल जिनको इलेक्ट करके गवर्नमेंट में भेजे हैं वो अपने मन से कुछ भी काम कर सकता है, जो कि डेमोक्रेसी के लिए और कंट्री के लिए बेहतर नहीं होगा। पीपल के प्रति वो लोग जो है अकाउंटेबल नहीं होंगे जो इलेक्ट होके जाते हैं, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड क्वेश्चन आता है, इन व्हाट वेज डिड द रिनेसेंस एंड द एज ऑफ एलाइनमेंट इन यूरोप पेव द वे फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसी। आंसर देखें तो द पीरियड ऑफ रिनेसेंस एंड द एज ऑफ एलाइनमेंट डिड मच टू पे द वे फॉर मॉडर्न डेमोक्रेसीज अराउंड द वर्ल्ड। इस जो पीरियड था रिनेसेंस का और एज ऑफ एलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं मॉडर्न डेमोक्रेसी को बहुत सारी जो चीजें हैं वो देते हैं, जिसमें द रिनेसेंस वाज अ मोमेंट व्हिच swept through Europe toward the end of the 14th century. During this time, the common people started questioning the control of the churches and the monarch over their lives as they rediscover the democratic principle of the ancient Athens and Rome। मतलब रिनेसेंस जो पीरियड था कैसा था कि जो यूरोपियन के जो 14th सेंचुरी के लास्ट में स्टार्ट हुआ था और वहां पर जो कॉमन पीपल्स हैं वो चर्च के द्वारा जो कही गई बातें थे या फिर जो मोनार्क के द्वारा जो चीजें कही जाती थी उनको वो जो है थिंकिंग और रिसर्च के थ्रू उसको पहले जांचते परखते थे, क्वेश्चनिंग करते थे, फिर उसको एक्सेप्ट करते थे। तो यहीं से ही आपके जो है डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल जो है एथेंस और रोम में जो स्टार्ट हुआ उसको वो जो है फॉलो करते थे। देन नेक्स्ट आता है आपका द एज ऑफ एलाइनमेंट वाज अ पीरियड दैट स्पेंड द 17th एंड 18th सेंचुरी इन यूरोप। मतलब एज ऑफ एलाइनमेंट है वो यूरोप में 17 और 18 सेंचुरी में हुआ था। इट वाज during this time that philosopher defined the essential elements of modern democracy: equality, fundamental rights, religious freedom, separations of the church and the state। मतलब ये जो एज ऑफ अलाइनमेंट हुआ तो वहां पर जो फिलोसोफर्स हैं वो जो डेमोक्रेसी के जो अलाइनमेंट है एलिमेंट्स हैं है ना, मॉडर्न जो एलिमेंट्स हैं उनको वो वहां पर डिफाइन करते हैं। मतलब क्या क्या चीजें डेमोक्रेसी में होना चाहिए, वहां पर इक्वलिटी होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ जो चर्च है वो जो गवर्नमेंट से सेपरेट होना चाहिए, ये उस पर कोई भी जो है चर्चेस का जो प्रभाव है वो गवर्नमेंट पर नहीं पड़ना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं वो एज एलाइनमेंट में होता है। सो दिस टू मोमेंट इंस्पायर मोमेंट्स फॉर लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी इन मेनी प्लेस अराउंड द वर्ल्ड। और ये जो दो मोमेंट्स हुआ रिनेसेंस पीरियड का और एज ऑफ एलाइनमेंट है वो कहीं ना कहीं जो अदर डिफरेंट जो लिबर्टी के लिए और डेमोक्रेसी के लिए पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं सब जगह ये जो है हेल्पफुल रहा। देन नेक्स्ट आता है थर्ड नंबर का आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, व्हाई डू वी से दैट पीपल आर द हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी से की एलिमेंट लिखने हैं और जो हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटीज है पीपल्स हैं ये आपको बताने हैं। आंसर, देयर आर सर्टेन की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी विच आर इंसिडेंट इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की एलिमेंट्स डेमोक्रेसी के बताए गए हैं। फर्स्ट आता है कि दिस इंक्लूड द रूल ऑफ लॉ। क्या है रूल ऑफ लॉ है, जस्टिस होगा, इक्वलिटी होगा, गारंटीड ऑफ बेसिक जो ह्यूमन राइट्स टू एवरी सिटीजन जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, द रूल ऑफ लॉ होगा, कानून का न्याय होगा, देन सेपरेशन ऑफ पावर होगा, गवर्नेंस फॉर द पब्लिक गुड्स होंगे एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन अ पॉलिटिकल एंड सिविक्स लाइफ। मतलब जो पीपल्स हैं उनका जो पार्टिसिपेशन होगा पॉलिटिकल और जो सिविक लाइफ है वहां पर ये जो रूल ऑफ लॉ 2 टाइम्स हो गया है, इसको आप एक बार यहां से कट कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट नहीं करेंगे। देन सेकंड पॉइंट आता है कि इन अ डेमोक्रेसी द पीपल आर द हाईएस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटीज। मतलब पीपल जो है सबसे हाईएस्ट होता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होल्ड पावर ओनली टेम्पररी फॉर एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। मतलब जो पीपल जो है वोटिंग के थ्रू जो अपने रिप्रेजेंटेटिव है, जो नेता जो लीडर इलेक्ट करते हैं वो कब तक रहते हैं, जब तक पीपल उस पर विश्वास करते हैं। अगर पीपल को उस पर विश्वास नहीं हुआ, लोगों का विश्वास नहीं हुआ, सो द पीपल आर फ्री टू क्रिटिसाइज देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड वोट देम आउट ऑफ पावर इफ देयर वर्क डिसअपॉइंटेड द पीपल।
मींस जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तब जो पीपल अगर जो उनका जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका वर्क सही से नहीं है ना, वर्क सही से नहीं किया, तो उनको नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोटिंग कास्ट नहीं करेंगे और उनको हराकर बाहर कर देंगे। तो इसलिए पीपल जो है अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उनको वोट ना देकर उसको नेक्स्ट इलेक्शन के बाद उनको गद्दी से हटा भी सकते हैं। तो ये थर्ड का आंसर हुआ। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ नंबर का, द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन सिटीजन पार्टिसिपेशन जस्टिस दिस स्टेटमेंट। मींस जो सक्सेस है डेमोक्रेसी का वो जो है सिटीजन के पार्टिसिपेशन पर डिपेंड करता है। इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाइड करने हैं। तो द सक्सेस ऑफ अ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन सिटीजन पार्टिसिपेशन दिस इज बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपल हु होल्ड द रियल पावर। मींस डेमोक्रेसी में पीपल्स है, उनके पास रियल पावर होता है। सो दे शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द इश्यूज फेसिंग द कंट्री एंड नॉन हाउ दे वांट द इश्यूज एड्रेस। मतलब इस कारण से जो है उनको पता होना चाहिए कि भाई जो कंट्री में क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं और उनको पता होना चाहिए कि उसका समाधान कौन है, वो किस तरीके से बेहतर निकाल सकता है। देन द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स केयरफुली आफ्टर लिसनिंग टू देम स्पीक और एक्ट ऑन वेरियस इश्यूज। मतलब जो अपने पीपल जो है जब वोटिंग कास्ट में जाते हैं तो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव, अपने जो लीडर है, नेता जो चुन रहे हैं, तो उनको केयरफुली सुनना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भाई वो क्या बोल रहे हैं, किस इश्यूज पर उनके क्या व्यूज हैं। देन वंस इलेक्टेड द सिटीजन नीड टू कंटिन्यू कीपिंग अ वॉच ऑन द लीडर दे हैव चूजन। साथ ही साथ अगर वो एक नेता को इलेक्ट करके भेज दिए पार्लियामेंट में या फिर जो है आपके जो मेंबर ऑफ हाउसेज हैं, डिफरेंट जो हाउसेज, स्टेट असेंबली या फिर सेंट्रल असेंबली में, तो उनको क्या कंटिन्यू उसको क्या करते हैं, वॉच करते रहना है कि वो लीडर चुने हैं वो किस तरीके से काम कर रहा है, उनके क्या व्यूज हैं, और अगर वो सही से काम नहीं करे तो नेक्स्ट इलेक्शन में उनको हटा दिया जाएगा। इफ सिटीजन डू नॉट पार्टिसिपेट द इलेक्टेड लीडर्स बिकम फ्री टू एक्ट विल they can also become negligent of the needs of the people. So active citizenship participation keep a democracy alive and vibrant. Means अगर सिटीजन का पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो इलेक्टेड लीडर्स है, इलेक्टेड जो लीडर्स है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, है ना। वो जो है सोचेगा नहीं कि भाई जो लोग तो उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनको लोगों से उनको कोई मतलब नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि जो है वो पीपल्स को जो है नेग्लेक्ट कर देंगे, उनके लिए काम नहीं करेगा। तो इसलिए जो है क्या होता है कि जो पीपल्स जो है सिटीजनशिप का जो पार्टिसिपेशन है डेमोक्रेसी में वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और इसी से डेमोक्रेसी है वो स्ट्रांग बनता है और जो लीडर्स हैं वो बेहतर वर्क करते हैं। तो इस तरीके से फोर्थ के आंसर हुए। नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर आता है, व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, डू यू थिंक देयर इज द नीड फॉर देम, जस्टिफाई योर आंसर। मींस डेमोक्रेसी का लिमिट क्या है और साथ ही साथ क्या ये जरूरी है, इसके आंसर आपको देने हैं। तो आंसर देखते हैं। Democracy is the rule of peoples, but for democracy to work, citizens must not only be aware of their rights and fight for them, they must also observe the principle of democratic conduct। मतलब डेमोक्रेसी पीपल्स का रूल है जहां पर पीपल्स अपने इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव का, तो सिटीजन्स को अवेयर होने चाहिए अपने राइट्स के प्रति, उनका फाइट भी उनको करना चाहिए, साथ ही साथ जो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है उसको भी उनको फॉलो करना चाहिए। इसमें फाइंड आता है कि जो पीपल मस्ट रेस्पेक्ट द लॉज एंड रिजेक्ट वायलेंस। मींस पीपल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए लॉज का, और वायलेंस लड़ाई झगड़ा है उसको रिजेक्ट करना चाहिए, मींस लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ग्रुप्स विद डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ओपिनियन मस्ट बी विलिंग टू सिट डाउन विथ वन अनदर एंड नेगोशिएशन। मतलब डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग रीजन के हैं, तो सब एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और कहीं पर अगर क्या हो गया, कोई मतभेद हो गया तो उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान करना चाहिए। देन एवरी सिटीजन मस्ट रेस्पेक्ट द राइट ऑफ फेलो सिटीजन एंड देयर डिग्निटी एज ह्यूमन बीइंग्स। मतलब कोई भी जो सिटीजन है तो जो अदर जो सिटीजन है उसके जो राइट्स है उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए और ह्यूमन की जो डिग्निटी है उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। देन यस, अब यहां पर आता है कि डू यू थिंक वाली जो क्वेश्चन है उसका कि यस देयर इज द नीड फॉर लिमिट्स टू सर्टेन लिमिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब जो लिमिट्स जरूरी है डेमोक्रेसी में, दिस इज बिकॉज कंप्लीट फ्रीडम विदाउट एनी चेक कैन लेड टू अ सिचुएशन ऑफ लॉलेसनेस एंड चोस। मींस यहां पर क्या होगा, अगर कोई लिमिट नहीं होगा, फ्रीडम का कोई लिमिट नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति है वो कानून का गलत फायदा उठाएगा, कानून ही रहेगा, उनके कंट्रोल करने वाले नहीं होंगे, तो भाई पूरी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा सोसाइटी में। अदरवाइज पीपल कैन यूज लिमिटलेस फ्रीडम एज एन एक्सक्यूज टू इवन गेट अवे विथ अनलॉफुल एक्टिविटीज। मतलब उनको फ्रीडम मिल गया तो वो कुछ भी करेगा, है ना,
कानून के तहत न रहकर वो कुछ भी काम करेगा, कुछ भी गलत करेगा, उससे दूसरे को भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए डेमोक्रेसी में भी लिमिट होना बहुत ही जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर दिया हुआ है, उस 2 पिक्चर में से आपको कंपैरिजन करते हुए आपको बताना है कि यहाँ पर एक जो यहाँ पर एक पिक्चर है जहां पर आप देख रहे हैं टेबल्स में स्टैंड है बच्चे, यहाँ पर ऊपर छोटा बड़ा, यहाँ पर छोटा सभी है, तो सबके लिए एक समान टेबल हो गया। मैच का आनंद नहीं ले पा रहे हैं, तो आंसर इसका देखते हैं। आंसर में आता है इन द पिक्चर ऑफ द लैब पीपल विद डिफरेंट हाइट्स हैव ऑल बीन प्रोवाइड विद स्टूल ऑफ इक्वल हाइट्स बट दिस does not ensure that the certain person has a view of the match across the wall। मतलब सभी को एक समान जो है क्या स्टूल दिया है। अब जो है मैच देखने के लिए तीनों खड़े हो गए, तो छोटा बच्चा है वो मैच देख ही नहीं पा रहा है क्योंकि तीनों को एक समान दिया है। फिर क्या होगा, जब छोटे बच्चे के लिए बड़ा स्टूल होगा और बड़े बच्चे के लिए छोटा स्टूल, या फिर उसको स्टूल की जरूरत नहीं, तो उसको जरूरत स्टूल देने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड पिक्चर में वही था, इन द पिक्चर ऑफ द राइट ऑन द अदर हैंड ईच पर्सन has been given tools in accordance with their height। मींस सेकंड पिक्चर में उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसको टूल दिया गया है। सो आई थिंक दिस पिक्चर इंश्योर इक्वालिटी एंड जस्टिस as it provide different people with different abilities resources proportionate to their needs। मींस इसमें क्या हुआ कि भाई इक्वालिटी और जस्टिस किया गया है कि जिनको जितना जरूरत है, जिसकी उसकी एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसको दिया जाए, ताकि जो है सभी में समान रूप से डेवलपमेंट हो सके, समान हो, उस मैच को देख तीनों देखकर मैच का आनंद ले सके। तो इस तरीके से यहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए, क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड कर दिए गए। होपफुली ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक कीजिए, कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए और अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। सो ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।